दोस्तों, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद ये आज सुबह की तस्वीर है जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है। और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं फिर से अभिषेक शर्मा जी की ज़बरदस्त न्यूज़, जो कि अमेरिका ने आज ईरान पर हमला किया है। उसको लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से अभिषेक शर्मा जी ने न्यूज़ को पेश किया है दर्शकों के सामने। हम चाहते हैं ये अभिषेक शर्मा की न्यूज़ आप लोग भी देखें। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है अभिषेक शर्मा जी की, हमको तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अभिषेक शर्मा जी को सपोर्ट भी कीजिए प्लीज़। और चलते हैं फिर देखते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इस वक्त दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इस ऐलान के बाद यह कहा कि अब हमें शांति को मौका देना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नजर डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर, तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स, जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया आपकी स्क्रीन पर। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो, जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की पूरी बारिश की गई। हमारे सारे फाइटर जेट्स अब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद यह आज सुबह की तस्वीर है जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है। और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए हम वहीं का रुख करते हैं। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight
and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. और जाहिर सी बात है, इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जो जहाज़ हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यानी कि नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खमियाजा पूरी दुनिया अब भुगतने वाली है। दोस्तों, यकीनन अमेरिका के इस कदम को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। उनके न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस युद्ध में शामिल होकर इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान माफ नहीं करने वाला है। ईरान इसकी प्रतिक्रिया देगा, और स्वाभाविक सी बात है, जब हम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया सामने आने वाली है उन तमाम अमेरिकी बेसिस के जरिए जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं। ऐसे कई अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षा भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई होगी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब यह खबर ब्रेक हो रही थी तब इस बारे में अल जजीरा ने क्या कहा, आइए सुना जाए। 2 मिनट का एक क्लिप। U.S. had struck 3 nuclear facilities in Iran. Well, Mohammed, now Donald Trump has taken to Truth Social again, announcing that he will be addressing the American public about these U.S. strikes on Iran's nuclear sites in about an hour and a half's time. He went on to say this is a very successful military operation in Iran. This is a historic moment for the United States of America, Israel, and the world. Iran must now agree to end this war. Thank you. Those word for word from his latest Truth Social post. And so when he does speak to the American public during prime time in about a little over an hour's time, he will not only have to be explaining these strikes, but as well as trying to sell it, really, that it was a good idea to the American public. You know, this is the first time that the U.S. has directly bombed Iran, a major infrastructure, since the Iranian Revolution. And this is something, in fact, that a series of American presidents from both parties have tried to avoid up until this point. Donald Trump is calling it a historic moment again. He says not only for the U.S., but for Israel and for the world. So certainly trying to sell this as having made the right call. That is also being echoed by some of his supporters, including Senator Lindsey Graham, who is an Iran hawk, saying that this was the right call on X. But whether or not the U.S. public believes that as well remains to be seen. They were really mixed going into this. There was sparse polling before this action was taken on whether the U.S.
should directly strike Iran. And the Washington Post conducting a poll finding that most people who answered that said that the U.S. should not be taking this route because it would be opening a new dangerous phase of the war. Many Americans, though, 30% at that time, said they simply didn't know. This is not something that's been top of mind for the U.S. public. So much other domestic headlines taking that attention away. But now, front and center, as Trump will talk about this directly to the American public in about an hour and a half. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही नहीं, अल जजीरा इस बात का ऐलान करता है और दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज चैनल ABC में इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि क्या वाकई यह हमला करना चाहिए था, क्योंकि बकौल ABC न्यूज अब ट्रंप की पार्टी के अंदर के लोग इस पर सवाल उठाने वाले हैं। इसके परिणाम होंगे और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ईरान अपनी तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, ट्रंप इसके लिए भी तैयार होने वाले हैं। हो सकता है कि जब तक मेरा ये कार्यक्रम सामने आए ईरान इसका जवाब भी दे चुका हो। सही सुना आपने दोस्तों, ईरान इसका जवाब भी दे चुका हो। आइए सुनते हैं ABC न्यूज इस बारे में क्या कह रहा है। President of forever wars. He was going to end U.S. involvement in some of these wars overseas. Now here he is initiating this attack on Iran, a country of 90 million people, and big questions not only about what comes next, but divisions within his own party and support. Absolutely, Win. And we are already hearing from a number of lawmakers tonight, including Senator Lindsey Graham, who is a Republican senator on Capitol Hill, who had direct conversations with the president multiple times over the last several days, in which he urged President Trump to participate, to join Israel and strike Iran's nuclear sites directly. And we have heard from Senator Graham tonight already. He said that this was the right call, that the regime deserves it, saying, well done, President Trump. But there are plenty of Republicans who have clearly stated that they did not believe that the president should be getting involved. And for that primary reason, this is what the president ran on, being a peacemaker, pulling the United States away from ongoing conflicts, not getting the United States even more involved in ongoing conflicts. The president was asked directly about some of those words from Republicans, and he said, look, the bottom line here is that Iran cannot have a nuclear weapon. He believes very strongly in that. But undoubtedly, this is going to divide the party. And the question now is, do Republicans rally behind the president as he moved forward with this action, or do they speak out against it? We know a few did have a few warning signs leading up to it. We are learning tonight, as you said, the president is expected to address the nation. दोस्तों याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट शुरू हो गई है और इस बारे में क्या जानकारी मैंने आपको दी थी, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका के कई B-2 बॉम्बर्स शुक्रवार रात मिजोरी के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से उड़ान भरते देखे और अब वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ये जानकारी CNN ने फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आधार पर दी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर संभावित एयर स्ट्राइक को लेकर अपने सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान पर किसी भी तरह के ऑपरेशन का कोई आदेश नहीं दिया गया है, मगर ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से पहले का था। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने क्यों प्रहार किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, यह वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर सिर्फ अमेरिका तबाही मचा सकता है, क्योंकि वहां पर जो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जमीन के नीचे हैं और इसराइल के पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो उसे तबाह कर सकता। अब फोर्डो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं इसराइल की जो मांग थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी है। मगर सबसे बड़ी बात, इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे दोस्तों कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं फॉक्स न्यूज की तरफ।
UN nuclear chief says Iran has material to build bombs but no plan to do so. यानी कि यूएन के जो परमाणु प्रमुख है उनका कहना था कि उनके पास तकनीक तो है मगर अभी कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट याद कीजिएगा, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहले बयान में क्या कहा था कि भाई ईरान जो है वो परमाणु बॉम्ब नहीं बना रहा है, मगर फिर ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि तुलसी गबार्ड जो कह रही है वो सब कबाड़ है, बकवास है। अपनी ही नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर को बकवास बता दिया और फिर तुलसी गबार्ड उस पर भी यू टर्न ले लेती हैं। सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो इसके लिए गौर कीजिए। B-2 बॉम्बर्स वही इकलौते विमान हैं जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का बॉम्ब ले जा सकते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स ने ऐसा एकमात्र बॉम्ब बताया है जो शायद ईरान के जमीन के नीचे बनी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर सकता है, और उसने तबाह कर दिया। आगे, हर B-2 बम वर्षक 2 ऐसे बंकर बस्टर बम ले जा सकता है जिनमें हर एक का वजन करीब 30,000 पाउंड होता है। B-2 बॉम्बर्स की यह हलचल ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप पिछले हफ्ते का ज्यादातर वक्त सिचुएशन रूम में हमले की प्लानिंग पर चर्चा करते हुए और अधिकारियों से हर ऑप्शन के नतीजों पर सवाल पूछते हुए बिता चुके हैं। ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर फैसला लेने के लिए जो 2 हफ्ते की टाइमलाइन उन्होंने तय की है वो अधिकतम समय है, यानी वो इससे पहले भी फैसला ले सकते हैं, और ट्रंप ने यह फैसला ले लिया। सही सुना आपने, ट्रंप ने फैसला ले लिया क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त अधिकतम समय था और उससे पहले ही उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। इंतजार कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर यह हैं बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में क्या कहा, क्योंकि ट्रंप ने जो किया है कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की जिद को पूरा किया है। क्योंकि बिल क्लिंटन ने कहा था कि नेतन्याहू जो है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एक केस है और अमेरिका को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। मगर बिल क्लिंटन ने जो सलाह दी थी उसे नजरअंदाज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ट्रंप के इस फैसले का विरोध खुद अमेरिका के अंदर हो रहा है। वहां के सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी है और इस युद्ध की शुरुआत के लिए उन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी की जरूरत थी और उन्होंने कांग्रेस से ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली है। स्वाभाविक सी बात है, ट्रंप ने जो किया है वो संविधान के खिलाफ है और ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं। अमेरिका में कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप एक आतंकवादी है। इस तरह की बातें की जा रही हैं और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये ट्रंप के लिए ठीक नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं इस वक्त कौन सा देश, किस देश की सबसे ज्यादा बेइज्जती होने वाली है? पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि खबर कह रही है, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया था। सही सुना आपने दोस्तों। पाकिस्तान अमेरिका की चमचाई कर रहा है, जबरदस्त चाटुकारिता कर रहा है और उस चाटुकारिता में उसने तमाम हदों को पार कर दिया, यह करते हुए कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत के मुकाबले वो अपने आप को अमेरिका की नजरों में और ऊंचा उठाना चाहता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, वहां के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। अब होने क्या वाला है दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड में, और ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बनने वाली है दोस्तों। और मैं आपको फिर बता दूं, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है और आने वाले दिनों में ट्रंप के लिए हालात अच्छे नहीं होने वाले हैं। इस बीच पैरेलल लेवल पर समानांतर तौर पर एक और खबर आ रही है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर पर गौर कीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कहता है कि बंकर में छुपे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने अपने 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान किया और यह सब धार्मिक, यानी कि वहां के स्पिरिचुअल गुरु होंगे, बिल्कुल उनकी तर्ज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं खामेनी को इस बात का अंदाजा है कि इजराइल उन्हें मारना चाहता है। और अब जबकि 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर दिया है,
जिसका जवाब ईरान दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में क्या कह रहा है। एक बंकर में छुपे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने संभावित उत्तराधिकारियों के नाम तय किए। आयतुल्लाह अली खामेनी ने सिर्फ अपने मिलिट्री कमांड के उन लोगों के लिए विकल्प तय नहीं किए हैं जो इस्राएली हमलों में मारे जा सकते हैं, बल्कि अगर उनकी भी मौत हो जाए तो उनकी जगह लेने के लिए 3 सीनियर मौलवियों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। और इसके लिए खामेनी ने 5 अहम कदमों की घोषणा की है। और वो 5 कदम क्या क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला, बंकर में रहकर चले निर्णय। 3 गुप्त सूत्रों के अनुसार खामेनी अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद रख रहे हैं और केवल अपने जिम्मेदार कमांडर से सीधे बात करने के लिए किसी भरोसेमंद सगे संबंधी का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सके। दूसरी बात, सैन्य कमांडर बदलने का ऐलान। यदि इसराइल की हवाई हमलों में उनके वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे जाएं तो उनकी जगह लेने के लिए पहले से ही एक पूरा सैन्य आदेश संरचना जो है वो मौजूद हो। तीसरी बात, 3 सीनियर मौलवियों को उत्तराधिकारी चुना जाए, जो सबसे अहम कदम है। खामेनी ने 3 वरिष्ठ धर्मगुरुओं के नाम रखे हैं, ताकि अगर उन्हें निशाना बनाया जाए तो इस बदले हुए समय में सत्ता का जो स्थानांतरण हो, ट्रांसफर हो, इसमें कोई दिक्कत जो है सामने पेश ना आए, बहुत ही सहज रूप से हो सके। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खामेनी को मार देना चाहिए, इससे युद्ध रुक जाएगा। और आप जानते हैं कि ट्रंप ने इस बात से इनकार किया था, मगर ट्रंप तो इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि उन्हें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मगर फिर उन्होंने 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर दिए। इससे पूरे युद्ध का चेहरा जो है वो बदल गया है। आगे दोस्तों, सोच समझकर लिया गया निर्णय। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्पष्ट संकेत है कि इसराइल या अमेरिका उनसे किसी भी तरह का टारगेटेड हमला कर सकता है, जो कुरानी दृष्टि से शहादत माना जाएगा। लेकिन इस बीच उन्होंने भविष्य की योजना भी बना ली है। इसके अलावा 5वां कदम, और वह है इंटरनेट बंदी को लेकर। आपकी स्क्रीन पर ईरान में कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, वहीं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रतिबंधित कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर भूमिगत रह रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियां सार्वजनिक तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह के तमाम कदम सुप्रीम लीडर खामेनी उठा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं, स्वाभाविक सी बात है इसके परिणाम देखे जा रहे हैं और देखे जाने वाले हैं। याद कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि नेतन्याहू ने यह जंग सिर्फ इसलिए छेड़ी है ताकि उनकी अपनी जान बच सके, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले थे, ताकि वो जेल से दूर रह सके। मगर अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, ट्रंप ने उनके मशवरे को नजरअंदाज कर दिया। सुनिए क्लिंटन क्या कह रहे थे। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians who are not politically involved one way or the other, just want to live decent lives, is not a very good solution. Do I think that we have to try to stop Iran from having a nuclear weapon? I do. I tried at that, and we had some success. But we don't have to have all this outright, constant killing of civilians who can't defend themselves and they just want a chance to live. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम ने दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला दिया है, और इसके क्या असर पड़ने वाला है आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर हां, मेरा वादा है, मेरे इस मंच पर इस संघर्ष की, इस विवाद की तमाम बारीकियां पूरे एनालिसिस के साथ मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।